हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो वैसे हमारा टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस का चल रहा था, जिसमें हमने एल्जेब्रिक मेथड से रिलेटेड पार्ट कर लिया था, जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इक्वेशन टेक्निक, जिसमें आपने जनरली देखा था कि ब्रेक इवन सेल्स जो भी निकलती है वो यूनिट में कैसे निकलती है, रुपीज़ में कैसे निकलती है और कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकलती है। इक्वेशन में आपने देखा होगा कि जनरली सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसका मतलब मैंने बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब जीरो का पार्ट है प्रॉफिट और लॉस का। तो इसलिए सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो गया, या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपका फिक्स कॉस्ट का पार्ट हो गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी, और वही आपका ब्रेक इवन सेल्स कहलाता है। अब देखिए, वही पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे, मतलब एक डायग्राम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर चार्ट के वे में प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें दो पार्ट आएगा, एक तो ब्रेक इवन चार्ट और एक प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। और हाँ, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी कराए थे, ध्यान हो तो। लेकिन मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है और लिमिटेशन का पार्ट है, वो आपको कवर नहीं कराया। तो ये वीडियो के एंड में कवर कर लेंगे, जैसे ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन का पार्ट और दो तीन और मैंने क्या कर रखे हैं, फॉर्मूले कवर किए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है या शट डाउन पॉइंट क्या होता है। तो वो भी मैंने कवर कर लिया। अब देखिए, ब्रेक इवन चार्ट के आपके क्या होते हैं, चार मेथड होते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो एलजेब्रिक दिखा रहा है। ये देखिए, ग्राफिक प्रेजेंटेशन आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनिंग देख लेते हैं, फिर चार मेथड देखते हैं। लेकिन उसमें से मैंने ट्रेडिशनल मेथड ही कवर किया है, यानी ट्रेडिशनल का चार्ट ही कवर किया है, क्योंकि देखिए चार्ट आपका एग्जाम में आने से रहा। चार्ट से रिलेटेड पॉइंट पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, अजम्पशंस पूछ सकता है, और बेसिकली कुछ पूछेगा नहीं। और पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देख लेना, जनरली आपके क्या है, प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, या थियोरटिकल पार्ट में जो भी आया है वो मार्जिनल कॉस्टिंग इनसे लिंक आया है। तो ब्रेक इवन से रिलेटेड जनरली आपका कुछ नहीं आया। अगर आएगा भी तो वो जो एनालिसिस में आपको कराऊंगा, एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, वो आ सकते हैं, या ब्रेक इवन चार्ट के अजम्पशन के पार्ट आ जाएंगे। फिर भी समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल कवर करा दिया है, ब्रेक इवन का भी और प्रॉफिट वॉल्यूम का भी। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, आपको पता है सीमा। तो अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, द ब्रेक इवन चार्ट मीन्स ए चार्ट विच शो प्रॉफिट और लॉस एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी, द लेवल एट विच नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज शोन बीइंग टर्म्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए, एक पर्टिकुलर डायग्राम होगा, ठीक है, उसमें नीचे यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ दे रखी होगी। आप बोल सकते हो कि अलग अलग वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दे रखे होंगे, कि 20% कैपेसिटी पे कितना है, 40% पे कितना है, 60 पे कितना है, इस तरीके से दे रखा होगा। इधर आपको कॉस्ट और रेवेन्यू दे रखा होगा। जहाँ पे आपकी सेल लाइन और कॉस्ट लाइन मैच कर रही है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, जिसको जनरली आप एक डायग्राम के थ्रू बता रहे हो। तो इसको हम CVP ग्राफ भी बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट दिख रही है और रेवेन्यू मतलब सेल दिख रही है, और उसका जो डिफरेंस का पार्ट है, यानी कहने का मतलब जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आया उसके बाद का जो पॉइंट है वो तो जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। और इसी तरीके से उसको आप जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। तो मैंने नीचे कवर कर रखा है। अब आपको पता है कि जो ज़्यादा पार्ट होगा वो एक तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट को ही डिनोट करेगा। तो ये जनरली चार्ट में दे रखा है, ठीक, जो कि आप एक एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है, इट इज़ ए ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इट शोज नॉट ओनली द BEP बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट वेरिंग लेवल ऑफ सेल्स। तो अलग अलग लेवल ऑफ सेल्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको इफेक्ट दिखा देगा। जब आप इक्वेशन वाला पार्ट करते हो या कंट्रीब्यूशन मतलब एल्जेब्रिक वाला करते थे, तो उसमें तो आप फॉर्मूला प्रेजेंट करते थे और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता था जिसमें आपका PV रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि आपकी पर्टिकुलर कोई भी आपको निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अलग अलग लेवल पे आपको देखना है कि यार पर्टिकुलर कितना गैप आ रहा है, तो वो आप चार्ट के थ्रू आराम से देख सकते हो। द ब्रेक इवन चार्ट कैन देयरफॉर बी मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ। ठीक है, देखिए इसकी भी लिमिटेशन होती है। अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें भी आपको ब्रेक इवन चार्ट की लिमिटेशन दिख जाएगी एक तरीके से, यानी डिसएडवांटेज दिख जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कवर नहीं किए क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू के लिए PDF बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, सिंपल और ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, एनालिसिस ब्रेक इवन चार्ट और मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन चार्ट। हम क्या करेंगे, ये देखने के बाद इससे समझ लेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा और एनालिसिस कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए मैंने एक ही कवर किया और मैं इसके थ्रू क्या करूँगा ये आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, अजम्पशंस कवर कर रहे हैं ब्रेक इवन चार्ट की। तो देखिए मैंने 7, 8 जो भी अजम्पशन लिए, किसी जगह आपको कुछ एक दो और एक्स्ट्रा दिख जाएगी। लेकिन देखिए जैसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशन देखी तो थोड़ी सिमिलर ही है। जैसे देखिए आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। एंड डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अगर आप बेसिकली 10,000 यूनिट बेच रहे हो और आपकी 100% एक्टिविटी है,
तो अगर आप 8000 यूनिट बेचोगे, अगर आप 6 बेचोगे, 4000 बेचोगे, 2000 बेचोगे, तो उस पर भी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सीधी सी बात। कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट जो भी चेंज होती है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट बात करेंगे, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे, तो वो कांस्टेंट रहती है, वो वेरी नहीं होती, वो आउटपुट के साथ क्या हो रही है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट हम बोलते हैं वेरी होती है, लेकिन प्राइस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि चेंज होता है पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलता हूँ कि सेल्स है उसमें कितना चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ, ठीक है, सेल्स में 20% चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जनरली हम आउटपुट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट में चेंज हुआ, तो वो पर यूनिट से रिलेटेड है, उससे आपका पीवी रेशो भी चेंज होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है तो उससे आपका पीवी रेशो भी चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है आउटपुट के साथ, तो वो तो जनरली किसका एक परसेंटेज है सेल का, कि सेल का 40% वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर सेल चेंज होगी मतलब अगर आपका आउटपुट चेंज होगा, तो उस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में है वो भी चेंज होगी, लेकिन पर यूनिट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, बट प्राइस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सच एज वेज रेट, प्राइस ऑफ मटेरियल, सप्लाईज विल बी अनचेंज। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। फिर आपको बोल दिया सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज नहीं होगी क्योंकि आप अजम्पशन की बात कर रहे हो। लेकिन देखिए क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो वो क्वेश्चन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ट की बात कर रहे हैं। तो चार्ट में हम डेविएशन नहीं चाहते कोई भी, तो जनरली हमने सारी चीज़ें क्या ले ली, कुछ भी चेंज नहीं होगा, याद रख लेना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है लेकिन वो आउटपुट के साथ, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट तो होती ही नहीं है। फिर इसके अलावा क्या बोल दिया, प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, जैसे मल्टी प्रोडक्ट की बात करते हो, आप ए बी सी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये नहीं कि आप सी को चेंज करके उसकी जगह नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ पार्ट नहीं कर रही। या जैसे पहले से आपका 30%, 40%, 30% प्रपोर्शन है, तो उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि ए को अब आपने 25 कर दिया, बी को आपने 50 कर दिया और सी को 25 कर दिया, ऐसा प्रपोर्शन आप नहीं कर रहे हो, पहले जो पुराना है वही रख के बैठे हो। एफिशिएंसी लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा, देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो आप पर्टिकुलर जो आप एफिशिएंसी लेवल पे काम कर रहे हो उसी पे काम कर रहे हो, ये बोल रहा है। पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट चेंज, मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। एज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर द सेम, देयर इज़ नो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। और ये माना जा रहा है कि जितना आप प्रोडक्शन करते हो उतना ही बेच दिया जाता है, तो ना क्लोजिंग होगा ना ओपनिंग होगा। तो देखिए तो आपको एक ऊपर की नज़र से देखने हैं, अपने आप आपको पता चल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर एक इलस्ट्रेशन है जो कि ब्रेक इवन चार्ट से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल का, ठीक है। इसको आप है ना ट्रेडिशनल को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी बना सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर ऑफ ए फैक्ट्री। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए इसका मतलब ये अजम्पशन ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अब आपको पता है कि एस्टिमेटेड सेल्स 100% कैपेसिटी पे कितनी है फॉर द पीरियड आर 10,000 यूनिट। द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड coincide with the expected volume of output, each unit sales at ₹20। draw a break even chart। ठीक, अब इसमें आपने पढ़ लिया कि 100% कैपेसिटी है, 10,000 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि जितनी आप बेचोगे, कितनी बेचोगे, जितना आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट निकलेगा, मतलब जितना आपका प्रोडक्शन निकलेगा उतना ही आप क्या करते हो, बेचते हो, यही पार्ट है। तो अब देखिए आपका क्या कर दिया कि बोला ब्रेक इवन चार्ट बनाने के लिए ये थोड़ी कि सिर्फ आप एक ही एक्टिविटी 100% कैपेसिटी का पार्ट दिखाओगे। आपको मैंने क्या बोला कि अलग अलग कैपेसिटी 80%, 60%। तो इसने क्या कर दिया, 10,000 तो आपको दे रखा है, तो इसने 8,000 कर दिया 80% पे। 60% पे कितना होगा 6,000, 40% पे 4,000, और अगर 20% पे काम करूँ तो इतना ही बनाऊंगा। और आपको पता है कि बोला जितना बनाऊंगा उतना ही बेचूंगा, तो मेरी सेल जो निकल के आएगी वो इससे ही मल्टीप्लाई होगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है मेरी, कहाँ दे रखी है, ये रही 20 रुपीज़। तो आप देखोगे 2,000 इंटू 20 40,000, 4,000 इंटू 20 80,000, इस तरीके से दे रखा है। ये पार्ट आपको आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 रुपीज़। तो 2,000 इंटू 4, 4,000 इंटू 4, 6,000 इंटू 4 आ गया। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट तो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ये याद रखिए। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है फिक्स, टोटल कॉस्ट आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कहाँ पे मिलेगा पॉइंट, कि जहाँ पे आपकी सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाए।
वही आपका ब्रेक इवन सेल का पॉइंट पर्टिकुलर रहेगा। तो ये आपका ये चार्ट बन रहा है, ठीक। मेरे हिसाब से आपका जो पॉइंट बन रहा है वो 4000 और 6000 के बीच में बन रहा है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए ये कवर कर रखा है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। अब देखिए अब सही दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि आपको 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, तो ये आउटपुट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपको आउटपुट दे रखा है। इस साइड देखेंगे यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रखी है और रेवेन्यू मतलब सेल दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये 2000 यूनिट, ये 4, ये 6000, 8 और 10। तो अगर आपके ऊपर एग्जांपल को आप कवर कर रहे हो तो ऊपर देख सकते हो 2000 यूनिट पे कितनी आपकी सेल है, 40 की है। तो देखिए आपको सेल पे नहीं जाना, आपको तो कॉस्ट पे जाना है। और सेल पे भी चलो चले जाइए, 40,000 दे रखी है और कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल 88 दे रखी है। नील पे कितनी है आपकी टोटल कॉस्ट, 80 है। तो नील पे टोटल कॉस्ट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नील पे फिक्स कॉस्ट भी है। तो ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो देखो जीरो पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है और फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 80। तो टोटल कॉस्ट आपकी 80 है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट की लाइन आप देखोगे जो कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है, 80,000, 80, 80, 80, 80, 80, समझ गए। और टोटल कॉस्ट की लाइन देखोगे यहीं से डिनोट कर रही है, क्यों, क्योंकि जीरो पे 80 है जो कि फिक्स कॉस्ट की वजह से, तो यहाँ से आ रही है। अब इसने वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं बनाई, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बना लेता तो दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, वो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट कहलाता है। यानी कहने का मतलब उस केस में वो फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं बनाता, वो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनाता है। और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, आपका फिक्स कॉस्ट कहलाता है। तो तब फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं बनती, कौन सा, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। तो देखिए आपको पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ, जो ये बना हुआ है, ठीक है, वापस से बता देता हूँ, ठीक। और फिक्स कॉस्ट बनी हुई है। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल जीरो पे जीरो रहेगी, 2 पे क्या होगी उस हिसाब से 4000, 4 पे क्या रहेगी 8000, 6 पे क्या रहेगी, कितनी थी 24, 8 पे क्या थी 32, इस तरीके से 10 पे क्या थी 40। तो इस तरीके से आपके बनते बनते ये 40 तक पहुँचेगी, इस तक पहुँचेगी, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप ये सीधी लाइन बनाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन बनी हुई नहीं है, मान के चलो कि हटी हुई है लाइन, ये लाइन नहीं है। तो इनका जो गैप होगा टोटल कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, तो वो फिक्स कॉस्ट का गैप कहलाएगा। तो चाहे आप देख लेना, उस केस में जो आपको गैप दिखेगा वो आपको 80, 80, 80 ही दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये 120 पे आ रहा है और ये 40 पे आ रहा है, तो 120 और 40 का गैप कितना है, 80 ही है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लेना, 0 और 80 पे 80 रहेगा, ठीक, जो कि एक तरीके से पैरेलल लाइन कराती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट की लाइन दे रखी है और जहाँ पे आपकी सेल्स की लाइन दे रखी है, सेल्स को आप कर लेना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, क्योंकि आपकी सेल्स आपको दे रखी है, उसके हिसाब से लाइन मैच कर लेना। तो आप देखना जहाँ पे आपका मिल रहा है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका है ना, मेरे हिसाब से 5000 पे मिल रहा है। तो बस आपको इतना ही समझना था। अब आपको बताया कि ये ब्रेक इवन का पार्ट है, इससे आगे जो भी आपकी सेल होगी, देखिए 5 की जगह 6 होगी, 8 होगी, तो आपको बताया कि अगर आपकी एक्चुअल सेल 6000 हो रही है और ब्रेक इवन कितने निकल के आई 5000 यूनिट की, तो इसका मतलब 1000 यूनिट आपकी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये जो पूरा पॉइंट है कि अगर मान के चलो एक्चुअल में आप 10,000 सेल करते हो और ब्रेक इवन सेल 5 है, तो बाकी जो 5 यानी ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, समझ गए। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ। ये फिक्स कॉस्ट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, और ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आपको पता है कि सेल और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। अब देखिए आपको ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट दे रखा है और ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट दे रखा है। तो आपको पता है कि ये पूरा पार्ट फिक्स कॉस्ट का है और ये पूरा पार्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट का है। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ट्रेडिशनल का। और कंट्रीब्यूशन में क्या होता कि आपकी जो भी सेल की लाइन होती, आपकी जो भी टोटल कॉस्ट की लाइन होती और आपकी साथ में वेरिएबल कॉस्ट की लाइन होती, ऐसे होती। तो आप क्या बोलते कि ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। ये आपका जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल प्लस फिक्स मिलके क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट का पॉइंट है, और ये इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये याद रख लेना कि जितनी आपकी सेल बड़ी होगी, याद रखना, देखो यहाँ पे हो गई, और जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होगी, क्योंकि फिक्स तो क्या है, कांस्टेंट, तो मान के चलिए अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप कम कर देते हो और आपकी सेल्स अगर आप आउटपुट के फॉर्म में या सेलिंग प्राइस पर यूनिट के फॉर्म में बढ़ जाती है मान के चलो, और वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपका जो टोटल कॉस्ट का पार्ट है तो देखिए थोड़ा कम आएगा, ठीक है। आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले यहाँ बन रहा था अब यहाँ बन रहा है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट का गैप ज़्यादा होगा। ये देखिए प्रॉफिट का गैप दिखा रहा है,
समझ गए। तो पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो छोटा था, लेकिन अगर आपकी सेल बढ़ गई और अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई वेरिएबल कॉस्ट के कारण, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एक तरीके से उसका जो गैप होगा आगे का वो ज़्यादा दिखाएगा, और ये जोन आएगा वो लॉस का कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है। इन ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डेटा दैट इज ए ब्रेक इवन चार्ट द टोटल कॉस्ट लाइन एंड सेल्स लाइन क्रॉस ईच अदर। मैंने आपको बताया द पॉइंट ऑफ देयर क्रॉसिंग इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। द एंगल एट विच द सेल्स लाइन क्रॉसेज द टोटल कॉस्ट लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है और जो एक एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिगर इज द एंगल मोर विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट विद एवरी एडिशनल सेल। मैंने आपको ये बताया। तो बिगर कब होगा, जब आपकी सेल बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। फॉर्म विद ए हायर पीवी रेशियो। हायर पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आपकी सेल बढ़ेगी या आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो ये बोल रहा है एंड कंपेरेटिवली लेस वेरिएबल कॉस्ट हैव ए हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस कब होता है, जब पीवी रेशियो ज़्यादा हो, जो कि क्या बताता है कि आपकी सेल ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम, ऐसे ही बताएगा जनरली। ठीक है, क्योंकि सेल में से वेरिएबल लेस करोगे तभी कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा आएगा। सच फर्म कैन मैग्नीफाई देयर प्रॉफिट इन हाई डिमांड कंडीशन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए ग्लांस कैन सिग्निफाई और रिवील द एबिलिटी ऑफ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट विद एवरी इंक्रीज इन सेल। हर सेल बढ़ने के साथ फर्म की एबिलिटी पता चलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताता है कि फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट था। आप देखिए दो तो आपके हो गए। अब तीसरा आप देखोगे कौन सा, ये वाला एनालिसिस ब्रेक इवन चार्ट। देखो एनालिसिस में क्या होता है कि ये जैसे चार्ट बना हुआ है आपका, तो ये पर्टिकुलर क्या करता है कि जो ये पर्टिकुलर आपका चार्ट बना हुआ है, टोटल कॉस्ट का पार्ट आपको दे रखा है और आपका सेल्स का पार्ट दे रखा है, तो ये सारे पार्ट को अलग अलग कर देता है। अलग अलग करने का मतलब ये बोलता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट में आपने बोल दिया डायरेक्ट मेटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। तो उन सारे पार्ट को यहाँ अलग अलग दिखा देगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो इनके नाम अलग अलग कर देगा, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इस तरीके से दे देगा। फिर आपके कुछ फिक्स के पार्ट हैं, तो जैसे आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो फिक्स है, तो वो यहाँ पे दे देगा। इस तरीके से आपको नाम लिख के दे देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस ब्रेक इवन चार्ट, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, एनालिसिस। तो इस चार्ट के थ्रू हर पर्टिकुलर जो भी कॉस्ट है उसके एलिमेंट, डायरेक्ट मेटल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल पार्ट कितना है, फिक्स कितना है, फिक्स यहाँ पे दिखा देगा, इस तरीके से दिखा देगा। फिर आपको बोलेगा कि जो प्रॉफिट का पॉइंट है उसमें बता देगा कि प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दिया, उससे पहले टैक्स कितना निकल के आया था, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर उसके बाद आफ्टर टैक्स आता है। तो ये क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। ठीक है, वैसे ही एक निकलता है मल्टी प्रोडक्ट। देखो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन चार्ट जो भी होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, बस किस सेंस में कि आपके 3 प्रोडक्ट हैं, तो उसकी क्या करो, आप सेल्स निकाल लो। अब सेल्स कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, रैंक दोगे। रैंक कैसे दोगे, पीवी रेशो के बेसिस पे। सपोज करो कि बी का पीवी रेशो ज़्यादा आ रहा है, 50% है, तो बी, फिर ए का 40% है और सी का 30% है, तो आपने बी को पहले किया, फिर ए को, फिर सी को। फिर आपको पता है कि सेल दे रखी है और कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आपने सेल जो भी दे रखी है, जैसे 20,000 दे रखी है, इसकी 15 दे रखी है, इसकी 10 दे रखी है, तो आपने क्यूमुलेटिव निकाल दिया। क्या निकाल दिया, यानी 20 + 15 35, 35 + 10 45। वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन का निकाल के दे दिया। अब आपने क्या करा कि पर्टिकुलर एक जगह सेल का पॉइंट, सेल्स का पॉइंट पुट करा और एक जगह आपने कॉन्ट्रीब्यूशन का पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाता है। जैसे ही आपने सेल्स का एक जगह पॉइंट पुट करा यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का पॉइंट पुट करा, तो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव जब भी आप बनाओगे तो कोई ना कोई आपका पॉइंट ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। अब आपको ये क्या बोल रहा है कि जहाँ पे भी आपका पॉइंट जाएगा और एक आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन तो बनेगी, तो ये बोल रहा है कि जैसे आपका टेढ़ा पॉइंट जाएगा तो जो शुरुआत का पॉइंट है, बिगिनिंग का, और जो एंड का पॉइंट है उसको आप सीधी लाइन को मिला दीजिए। जहाँ पे भी ये सीधी लाइन मिल रही है, जो फिक्स कॉस्ट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपका क्या होगा, एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो बस इतना सोचना है कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन की लाइन जा रही है उससे आप एक एवरेज कंट्रीब्यूशन की लाइन खींचोगे। फिक्स कॉस्ट आपको पता होगी, जहाँ पे भी मिल रहा होगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना है, सेल्स का आपको क्यूमुलेटिव करना है और कंट्रीब्यूशन का भी आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। और सेल्स के क्यूमुलेटिव को और कंट्रीब्यूशन के क्यूमुलेटिव को चार्ट पे पुट कर देना है। वो ऊपर नीचे होगा, आपको एंड का पॉइंट और बिगिनिंग का पॉइंट देखना है और उसको मिला देना है। जहाँ पे भी मिलेगा फिक्स कॉस्ट के साथ वो ब्रेक इवन पॉइंट
कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको चार्ट देखिए मैनुअली बता दिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बता दिया। अब आपका आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अब देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ जब भी आता है तो उसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, आप प्रॉफिट के पार्ट को ध्यान दे रहे हो, मतलब एक कंट्रीब्यूशन लाइन के पार्ट को ध्यान दे रहे हो। जो भी प्रॉफिट का पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो कि हम किसके तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन लाइन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस केस में हम किसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सेल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं और कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सीधा उसका जो रिजल्ट है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। सेपरेट लाइन फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पीवी ग्राफ। ठीक है, इसको पीवी चार्ट भी बोल सकते हैं। एज ओनली प्रॉफिट पॉइंट्स आर प्लॉटेड, ये बोल रहा है कि जब एक पर्टिकुलर डायग्राम बनेगा तो उसमें जो भी आपकी लाइन बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, प्रॉफिट की लाइन बनेगी। तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में लॉस भी हो सकता है, तो इस तरीके से लाइन बनेगी। और जहाँ पे आपका ये 0 पॉइंट पे होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, ब्रेक इवन का आता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आता है। तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा और नीचे पार्ट लॉस को डिनोट करेगा। तो जहाँ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल चुका है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम इन्फॉर्मेशन एज इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम लिमिटेशन। देखिए अजम्पशंस जो आपने देखी थी वो सेम ही ये बोल रहा है। और जैसे आप ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि सेल्स क्या है, उस पर कॉस्ट क्या है, उसका जो डिफरेंस का पार्ट है वो प्रॉफिट आता है, तो सीधा यहाँ पे आप प्रॉफिट का पार्ट पुट कर रहे हो। अब देखिए स्टेप्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले क्या बोल दिया, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। फिक्स कॉस्ट आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन देखिए फिक्स कॉस्ट का पार्ट मेरे हिसाब से प्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं रहेगी। हाँ कर सकते हो, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, वहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो प्रॉफिट को हम कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन के फॉर्म में बोल रहे हैं और फिक्स कॉस्ट को बोल रहे हैं, तो हाँ हो सकता है। फिर आपको बोल दिया सेल्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सेल्स लाइन डिवाइड द ग्राफ इनटू 2 पार्ट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। द एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द प्रॉफिट एरिया एंड द बिलो लॉस एरिया, at which fixed costs are represented on vertical axis below the sales line and profit on the same axis above the same line। देखिए आपको अभी मैं बताऊं पर्टिकुलर, ये देख लीजिए एक बार एग्जांपल, इससे आप समझ जाओगे, फिर स्टेप भी समझ जाओगे। जवाहर लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 का, कितने की सेल पे, 2 लाख की सेल पे। फिक्स कॉस्ट कितनी है 50, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1 लाख। ड्रॉ ए प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अब अगर आपको पॉइंट नहीं भी दिख रहे तब भी आपको इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप PDF देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, ये दे रखा है प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जनरली प्रॉफिट का और ये सेल्स की लाइन दे रखी है। आपको एक एग्जांपल जो दे रखा था उसमें आपको सेल दे रखी थी 2 लाख की। अब आप चाहो तो 2 लाख बोल सकते हो कि मेरे 100% का पार्ट था। ठीक है, मेरी कौन सी थी, 100% की एक्टिविटी थी। तो 80% पे कितनी होगी, ठीक 60% पे कितनी होगी, 40 पे कितनी होगी, 20% पे कितनी होगी। तो ये 40,000, ये 80,000, ये 1,20,000, ये 1,60,000, ये 2 लाख का पार्ट दे दिया। आपको पता है कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो 50,000 आ रहा था, तो 160 पे कितना होगा, 120 पे कितना होगा, वो पर्टिकुलर आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट का पार्ट। आप देख सकते हैं इसने बोल रखा है ना कि 2 लाख पे कितना है, 50,000 का है। वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 1 लाख दे रखी है। 2 लाख में से 1 लाख लेस करोगे तो 1 लाख, 1 लाख में से 50,000 की फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो प्रॉफिट 50 आएगा। तो उसी को डिनोट करते हुए आप क्या कीजिए, अगर आप 1,60,000 की सेल कर रहे हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो आपको एक प्रॉफिट का पार्ट मिल जाएगा अपने आप। अब आपने प्रॉफिट का पार्ट देखा, आपने जैसे जैसे कम करते गए तो आपका लॉस का पार्ट भी आ रहा है। आपने एक लाइन खींच दी, तो ये बोल रहा है कि जो ऊपर का पार्ट है प्रॉफिट का एरिया और नीचे का पार्ट क्या आपका लॉस का एरिया है। लॉस का एरिया जनरली क्या डिनोट करेगा कि कंट्रीब्यूशन में अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो तो फिक्स कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा आता है, तो लॉस का पार्ट ये डिनोट कर रहा है कि आपका फिक्स कॉस्ट का है। और जहाँ पे आपकी ये लाइन मैच कर रही है वो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की लाइन कहला रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 पॉइंट पे। बस ये आ गया। तो आपके यही इस पर्टिकुलर पॉइंट में दे रखा था, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट आर प्लॉटेड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स वॉल्यूम एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइन विच इज़ द प्रॉफिट लाइन। तो एक प्रॉफिट लाइन कहलाएगी और जहाँ पे आपका पॉइंट मिल रहा है, जो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जहाँ पे आके वो मिलेगी और इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट और कवर कर रखे हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन 2 प्रपोजल क्या होता है। देखिए आपको पता है कि 2 मशीन दे रखी है, एक मशीन की फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, वो आपका हो गया सारा का सारा पार्ट, देख लेना ब्रेक इवन चार्ट का और प्रॉफिट वॉल्यूम का। तो वो इतना टिपिकल नहीं था, सिंपल पार्ट था।
ब्रेक इवन एनालिसिस के पॉइंटों पे आ रहे हैं, लेकिन पहले ये कवर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको दो मशीन दे रखी है, दोनों की फिक्स कॉस्ट अलग है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग दे रखी है, तो उस केस में हम क्या चाहेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट देखना चाहेंगे कि हम पर्टिकुलर ये देखना चाहते हैं कि कितना हमारा आउटपुट निकलेगा या कितनी हम एक तरीके से सेल करना चाहेंगे, चाहे हम फर्स्ट मशीन से प्रोड्यूस करें चाहे हम सेकंड मशीन से प्रोड्यूस करें। यानी इंडिफरेंस का मतलब क्या होगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम क्या है, इक्वल हैं, कि चाहे पहली मशीन से प्रोड्यूस करें चाहे दूसरी मशीन से प्रोड्यूस करें। अगर पहली मशीन से प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। अगर दूसरी मशीन से प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो इंडिफरेंस पॉइंट वो कहलाता है। अब देखिए, एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल भी कवर कर लूँगा वर्बली यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इतना टिपिकल नहीं है। ये बोल रहा है टू मशीन्स आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर दो मशीन अवेलेबल है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, वेयर फॉर वन मशीन फिक्स कॉस्ट इज मोर, देखिए बोल दिया, एंड अदर मशीन वेरिएबल कॉस्ट इज मोर। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है कि एक मशीन के लिए फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और दूसरी मशीन के लिए वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा है। तो एक में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम, और दूसरे में फिक्स कॉस्ट कम और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उल्टा हो गया पार्ट, ठीक है। देन इट कैन बी फाइंड आउट एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय बोथ मशीन विल बी सेम, कि किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, जो पर्टिकुलर इंडिफरेंस पॉइंट कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय बोथ मशीन विल बी सेम। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए फर्स्ट मशीन से मैं 10,000 बना रहा हूँ, सेकंड मशीन से मैं 8,000 बना रहा हूँ, तो वो इंडिफरेंस पॉइंट नहीं कहलाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि दोनों मशीन में हमें एक पॉइंट देखना है। तो मान के चलो 9,000 यूनिट निकला, जहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दोनों की कॉस्ट सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि 10 और 8 में अलग अलग आ रही थी, लेकिन 9 में दोनों की कॉस्ट क्या आएगी, सेम आएगी। एंड व्हेन वन मशीन विल बी प्रेफर्ड कंपेयर टू अदर। अब आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू कि वन मशीन को सेकंड मशीन की जगह हम प्रेफर करेंगे या सेकंड मशीन को फर्स्ट मशीन की जगह प्रेफर करेंगे, वो इस पर्टिकुलर इंडिफरेंस पॉइंट के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दे रखा है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकना। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल कवर कर लिया, तो आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 8 रुपीज़ पर यूनिट और ये 10 रुपीज़ पर यूनिट दे रखी है। ये फर्स्ट मशीन है और ये सेकंड मशीन है, ठीक है। उसकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50 और दे रखी है 40। तो अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे, इसमें क्या बोल रहा है कि एक की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम दे रखी है, एक की ज़्यादा दे रखी है, एक की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा दे रखी है और एक की कम दे रखी है। तो दोनों में रिवर्स गैप है। तो आप देख सकते हो कि 50 और 40 का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, 10,000 का। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का गैप क्या कहलाएगा, 8 और 10, 2 रुपीज़ पर यूनिट का। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी रुपीज़ है और यहाँ पे 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो 5,000 यूनिट निकल के आ जाएगी। समझ गए। आप बोलोगे सर अगर पर्टिकुलर क्या होता कि हमें यूनिट में नहीं निकालनी पड़ती, रुपीज़ में निकालनी पड़ती, तो यहाँ डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट रेशो बोल देते। वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे आता है, अगर आप 1 में से पीवी रेशो लेस कर देते हो तो क्या निकल के आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकल के आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, जैसे मैंने बोल दिया पीवी रेशो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना है, 40%। अब आपको फर्स्ट मशीन का अलग पता है और सेकंड मशीन का अलग पता है, तो वो भी पर्टिकुलर आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया इससे भी सही निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये 10,000.2 5,000 यूनिट आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पहली मशीन में याद रखना 5,000 यूनिट्स, क्योंकि ये इंडिफरेंस पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे फर्स्ट मशीन से बनाओ चाहे आप सेकंड मशीन से बनाओ, कॉस्ट सेम आएगी। लेकिन अगर आप 5,000 यूनिट से ज़्यादा बनाते हो, मतलब 6,000 यूनिट बनाते हो, तो उसमें आपको फर्स्ट मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, ये याद रख लेना। क्योंकि उस केस में क्या होगी, आपकी जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट है वो कम आएगा। अगर आपको बोल रहा है कि अगर आप 5,000 यूनिट से कम बना रहे हो, मतलब 4,000 यूनिट 3,000 बना रहे हो, तो उस केस में आपको सेकंड मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपकी फ़िक्स कॉस्ट कम है। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा है कि इससे अगर हम ऊपर बनाते हैं तो जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है उसका यूज़ करो, और अगर 5,000 यूनिट मतलब इंडिफरेंस पॉइंट से अगर हम कम बनाते हैं रियल में 4,000 3,000, तो उस मशीन का यूज़ करो जिसकी फ़िक्स कॉस्ट कम है, मतलब सेकंड मशीन का। समझ गए, बस यही पॉइंट था। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है कि अगर एक्टिविटी लेवल इक्वल है, तो देखिए इंडिफरेंट मतलब 5,000 यूनिट, ठीक है, 5,000 इज इक्वल टू 5,000, ये बोल दिया था। अब देखिए इंडिफरेंस पॉइंट आपका 5,000 था, आपको पता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रखा है। इसका मतलब अगर आपने 6,000 यूनिट बनाई तो उस केस में आप किसका यूज़ करोगे, 8 रुपीज़ पर यूनिट वाले का, मतलब फर्स्ट मशीन का, लेसर वेरिएबल कॉस्ट एंड हायर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, समझ गए। वैसे आपको क्या बोल दिया कि ये 5,000 है।
अब देखिए 5000 इज़ ग्रेटर देन, तो 4000 यहाँ पे बोल दो, यानी 4000 इज़ लेस देन 5000। तो इस केस में फिक्स कॉस्ट क्या थी, सेकंड मशीन की 40,000 थी, और हायर वेरिएबल कॉस्ट मतलब 10 रुपीज़ थी। आ गया समझ में, ये पर्टिकुलर पार्ट आ जाता है। तो इसलिए मैंने कवर कर लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब कोई भी एग्जांपल आप बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया। शट डाउन पॉइंट की बात कर रहा है, तो शट डाउन पॉइंट यानी सेल्स इज इक्वल टू अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। देखो वैसे क्या होता है, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल बोलते हैं, तो आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, अनअवॉइडेबल होती है, लेकिन उसमें से भी कुछ पॉइंट इसने बोल दिया कि अगर शट डाउन पॉइंट आ रहा है, तो शट डाउन पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने पर्टिकुलर ऑपरेशन को बंद भी किया, तो उस केस में क्या होता है, कुछ फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बोल रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इस इफ़ ऑपरेशन इज शट डाउन, अगर ऑपरेशन बंद हो जाता है, यानी बिजनेस का ऑपरेशन अगर आप बंद कर देते हो, तब भी फिक्स कॉस्ट लग रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, अनअवॉइडेबल। क्या बोलेंगे, अनअवॉइडेबल। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट में से अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हटा देते हो, अगर कोई है, ठीक है, वैसे तो सारी ही अनअवॉइडेबल लगती है आपको, जो भी फिक्स कॉस्ट है, कि अगर हम बिजनेस क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए बंद करेंगे, तब भी लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि सपोज करो कि शट डाउन पॉइंट कौन सा कहलाएगा, यानी शट डाउन पॉइंट सेल कौन सा कहलाएगा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। जैसे हम बोलते हैं ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो ब्रेक इवन सेल का पॉइंट है, वैसे ये शट डाउन सेल का पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट में से अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हटा दो, कि अगर हम अपना ऑपरेशन शट डाउन करेंगे तब भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अनअवॉइडेबल। तो जैसे ही वो हटाया तो अवॉइडेबल आ गया। तो ऐसे ही मैंने कवर कर लिया क्योंकि मुझे कहीं मिला था, ताकि आपको क्या हो जाए, एक तरीके से बेनिफिट हो जाए। अब देखिए मैंने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 ये आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में, सारा का सारा पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ जो मैंने कवर नहीं करा पर्टिकुलर पीडीएफ में, फिर भी मुझे लगा कि आपको वापस से एक और बता देना चाहिए, थोड़ी सी आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इलस्ट्रेशन 7 का, अहमद लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 8-9। सेल दे रखी है 15। अब देखिए फिक्स एक्सपेंस कितना दे रखा है आपको, 34। सेल दे रखी है 1,50,000। 1,50,000 में 15,000 यूनिट डिवाइड करोगे तो 10 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगी सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट करोगे तो क्या निकल के आएगा, पीवी रेशो निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, पीवी रेशो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए पीवी रेशो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो वैसे भी आपको आ गया 4/10 इंटू 100। 10 मैंने आपको बता दिया। तो देखिए नीचे यहाँ पे यही दे रखा है कि पीवी रेशो कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, पर पहले इसने क्या करा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी 10 रुपीज़, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दिया और 4/10 इंटू 100 कर दिया, 40% आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर यूनिट्स में निकालना है तो आपको बताया कि आपको फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है 34 और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आपका पर यूनिट 10 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ की है। तो 10 में से 6 गया 4 आया, 34/4 किया तो 8500 यूनिट निकल के आ गया। अब आपको तीसरा पॉइंट क्या बोल रखा है, देखिए मैंने इसलिए जानबूझकर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कराया था, तो मुझे लगा कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन आपको करा देना चाहिए। एक मैंने पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में थोड़ा सा टिपिकल दिया है, शायद मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं आपको वैसे भी वो सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो देखिए आप क्या करो, या तो प्रॉफिट निकाल लो पहले, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट लेस कर दो, फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा और पीवी रेशो आपने निकाला हुआ है। या दूसरा तरीका क्या होता है, आपको पता है कि एक्चुअल सेल आपको दे रखी है कितनी यूनिट्स में, और ब्रेक इवन सेल आपने यूनिट्स में निकाली थी, तो आपने जनरली यूनिट में पार्ट निकाल दिया और जैसे आप उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज़ में भी आ जाएगी। देखिए ऐसे, तो टिपिकल नहीं बनाना आपको, सिंपल बनाइए। देखिए आपको प्रेजेंट सेल रुपीज़ में दे रखी है, इसने रुपीज़ में डायरेक्ट कर दिया, तो इसने क्या करा, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में दे रखी है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया 85,000 रुपीज़। मैं भी क्या बोल रहा था, आपको 15,000 यूनिट दे रखी है, मैं ऐसे बोल रहा था, उसमें से 8500 यूनिट हटा दो तो कितनी आएगी यूनिट में, 6500 यूनिट आएगी। अब उसमें 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, पहले यूनिट में 6500 था और रुपीज़ में 65,000, सेम। ठीक है, अब आपका सेकंड केस जो दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है कि अब वापस आप रिवाइज पीवी रेशो, रिवाइज पीईपी और रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर ये हो रहा है। अब देखिए आपको ये हमेशा रखना है कि लॉजिक याद रखिए, सेलिंग प्राइस अगर 10% कम हो जाती है, मतलब 10 रुपीज़ की जगह वो 9 रुपीज़ हो जाती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपकी, 6 रुपीज़ थी,
तो वो 6 रुपीज़ का 10% मतलब 6.60 हो गया ना, वो हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि पीवी रेशो चेंज होगा। पीवी रेशो चेंज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट ये भी चेंज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगा। लेकिन सेल्स वॉल्यूम की बात करते हैं हम 2000 यूनिट, तो पीवी रेशो जनरली चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें चेंजेस होना चाहिए, आउटपुट में चेंज होने से नहीं होता। ठीक है। और इसी तरीके से फिक्स कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो गई, तो फिक्स कॉस्ट से भी पीवी रेशो में फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सारों में फ़र्क पड़ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। तो सेकंड देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इससे आपको एक अंदाजा होगा। देखो जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हो उसके हिसाब से देखिए कि हाँ यार पिछली बार की वजह से क्या चेंज हो रहा है। जैसे पिछली बार आपका क्या निकला, इस बार क्या निकला। जैसे पहले पीवी रेशो कितना था 40%, अब देखिए क्या हुआ कि जैसी रिवाइज सेलिंग प्राइस आई 9 और वेरिएबल कॉस्ट तो पहले वाले केस में कुछ चेंज नहीं हुई, 6 रुपीज़ ये, तो 9 में से 6 गए 3 अपॉन 9 इंटू 100 किया 33.33% आया। अब देखिए आपके पीवी रेशो चेंज होने से ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो आप देखिए 34,000 अपॉन 3 11,333 यूनिट्स आ गया। अब बीईपी अगर रुपीज़ में करोगे तो देखिए ये आ गया, पहले अलग आ रहा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, पहले आप 15,000 यूनिट इंटू 10 मतलब 1,50,000 रुपीज़ दे रखी थी आपको सेल, लेकिन अब देखिए 9 रुपीज़ के हिसाब से 1,35,000 हो गई और बीईपी ये निकला, तो आपका 33,003 निकल के आ गया। ठीक है। आप चाहे तो 15,000 में से ये यूनिट लेस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालिए और इंटू 9 कर दीजिए, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप सोच के कर सकते हैं। अब देखिए 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो आप देख सकते हैं 6 का 10% 0.60 मैंने आपको बताया था। अब यहाँ वाला केस अलग है, तो इसमें सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ ही है, याद रख लेना। ठीक है। बी ए यानी क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेकंड वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ए वाले केस से लिंक मत कर देना, अब केस अलग है। तो आपको पता है कि 10% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 10 में से 6.6 3.40 आ गया, 3.40 अपॉन 10 इंटू 100, तो देखिए यहाँ पे भी हो गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी फ़र्क पड़ जाता है। अब देखिए नीचे आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, 34,000 अपॉन 3.40 इज इक्वल टू 10,000 यूनिट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट बिना पार्ट में निकाला था बीईपी का पॉइंट तो 8500 आ रहा था। तो आप देखिए अगर मैंने सेकंड केस का ए पॉइंट दिखाया तो बीईपी 11,333 आ रहा है ये वाला। ठीक है। और अगर आप ये देख रहे हो बी वाले केस में सेकंड के, तो इसमें कितना आ रहा है 10,000 चेंज आ रहा है। तो आपको पता है कि ओरिजिनल सिचुएशन से चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसमें चेंज हुआ है। अभी देखना आपको वॉल्यूम चेंज करके बताऊंगा तो उसमें देखना पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा, पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंज नहीं आएगा, ये याद रख लेना। लेकिन याद रखना कि मैंने आपको ये बताया था लॉजिक कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाती है अगर आपका आउटपुट चेंज होता है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज होती है। क्योंकि लॉजिक लगाइए बीईपी के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, या हम चलिए कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं कि बीईपी का लिंक, तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, और बीईपी का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट या सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये बोलते हो। तो वहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट का लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल लेस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करोगे पीवी रेशो आएगा। पीवी रेशो सेम रहा तो उस केस में बीईपी भी सेम रहेगा, चाहे आप चेंज कर लो कुछ भी आउटपुट वाउटपुट। लेकिन जहाँ पे आपने पर यूनिट की कॉस्ट चेंज करी या सेलिंग प्राइस चेंज करी तो चेंज होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 की जगह 17,000 कर दिया, तो देखिए आपका पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वही थी, तो आपका कंट्रीब्यूशन सेम था, आपकी सेलिंग प्राइस भी सेम थी। अब ये देखिए ये आ गया, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको 85,000 रुपीज़ दिखेगा। आप देखिए 8500 यूनिट आपके ओरिजिनल केस की तरह ही आई है, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 15 से 2000 बढ़ गया। तो पहले 1,50,000 थी, अब 170 है। तो पहले आपका 65 आ रहा था, लेकिन अब आपका 85,000 रुपीज़ आ रहा है। तो वो 20,000 रुपीज़ क्यों बढ़ा, क्योंकि 2000 यूनिट की आपकी क्या हो गई, आउटपुट बढ़ गया। तो 2000 यूनिट इंटू 10 के हिसाब से 20,000 रुपीज़ का फ़र्क तो आएगा ही आएगा, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशो में नहीं आया। वैसे फिक्स कॉस्ट में करोगे तो देखिए फिक्स कॉस्ट से आपके पीवी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीवी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ये गलत बोल दिया, लेकिन बीईपी में आपका क्या होगा, फ़र्क आ गया, ये बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल करोगे तो थोड़ा फ़र्क तो आएगा ही। पीवी रेशो में फ़र्क नहीं आएगा, पीवी रेशो तो आपका नॉर्मल ही है। फिक्स कॉस्ट देखिए 34 और कितने से इंक्रीज हो गई, 6 से 40,000 आ गई। तो हाँ देखिए बीईपी में तो फ़र्क आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर लगता है। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था आपका 4 रुपीज़ का, तो 10,000 यूनिट। तो पीवी रेशो में फ़र्क नहीं आएगा,
लेकिन फिक्स कॉस्ट से आपका बीईपी यूनिट्स में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में चेंज आ जाएगा। तो बीईपी रुपीज़ में देखोगे तो 1 लाख आ रही है, एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन सेल लेस करोगे तो ये 50,000 आपका रुपीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो कुछ देखिए आपको क्वेश्चन करने से समझ में आएंगे, थोड़ी थोड़ी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन क्या है कि आपको पर्टिकुलर जो थियोरटिकल पार्ट देख रहे हो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस को भी कवर करना पड़ेगा। तो मेरा यह पार्ट हो गया। अब आते हैं सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में, डायरेक्ट ही पहुंच जाते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एडवांटेज का पार्ट देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पार्ट आएगा, फिर आपका एडवांटेज आएगा, फिर लिमिटेशन का पार्ट आएगा। देखिए ये बच गए थे, अब ये कवर कराना जरूरी है। हाँ बोरिंग है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ कवर कराई है तो मुझे कवर करवाना ही है। तो एक बार मैं आपको रीड करा देता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। ये बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अभी तक जो आपने पार्ट पढ़ा उसके थ्रू हमें क्या पता चला कि यार पीवी रेशो क्या निकलेगा, यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या निकलेगी, जो कि एक्चुअल सेल से आगे होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि यार इतना तो अगर हमारा लॉस होता है ना फ्यूचर में भी, तो उतना हम क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो आपने पहले से ही एस्टिमेटेड कर दिया। तो ये बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आर गिवन बिलो इन ऑर्डर टू फोरकास्ट प्रॉफिट एक्यूरेटली इट इज़ एसेंशियल टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑन वन हैंड एंड वॉल्यूम ऑन अदर हैंड। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो आप जनरली क्या देखना चाहते हो कि आपकी कॉस्ट में और वॉल्यूम में चेंज करने से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा। तो आप प्रॉफिट और कॉस्ट का रिलेशनशिप और साथ में वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना चाहते हो। फिर आपको बोल दिया इसने कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज यूजफुल इन सेटिंग फ्लेक्सिबल बजट विच इंडिकेट कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए आपको पता है कि वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया। अभी हमने देखा था ब्रेक इवन चार्ट में 20% सेल पे, 40% सेल पे, 60% सेल पे। तो जब भी आप एग्जाम्पल देखते हो तो उससे थोड़ा आपको थियोरटिकल आइडिया हो जाता है कि हाँ यार एक तरीके से क्या बन गया, फ्लेक्सिबल बजट। जब आप बजटरी कंट्रोल मेरे से देखोगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 60% एक्टिविटी पे क्या आ रहा है। तो देखिए कॉस्ट अलग निकलेगी, 80% पे अलग निकलेगी, 100% पे अलग निकलेगी। और वैसे भी आपने बीकॉम इसमें रीड किया हुआ है तो आपको आता ही है, ठीक है, कि बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका फ्लेक्सिबल बजट बनता है, मास्टर बजट बनता है। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग बजट बनते हैं, प्रोडक्शन बजट बनता है, कैश बजट भी जनरली इसमें ही कवर हो जाता है। तो वो सारे पार्ट आपके आ जाते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑफ असिस्टेंस इन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल फॉर रिव्यूइंग प्रॉफिट अचीव्ड एंड कॉस्ट इंकर्ड द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड टू बी एवोल्यूटेड। तो ये बोल रहा है कि हमें क्या देखना पड़ेगा जनरली आपकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के लिए, कंट्रोल के पर्पज़ के लिए, कि जो आपने सोचा था स्टैंडर्ड उसके बेसिस पे आप परफॉर्म कर पाए नहीं कर पाए। तो आपको पता है कि आप प्रॉफिट अचीव कर पाए नहीं कर पाए। और ये बोल रहा है कि जो भी वॉल्यूम में चेंज हुआ उसकी वजह से कॉस्ट कितनी चेंज हुई है, कॉस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ा, वो भी आप एवेल्यूट कर पाओगे। फिर आपको बोल दिया प्राइसिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टेबलाइजिंग एंड फिक्सिंग अप वॉल्यूम। जब भी हम क्या करते हैं, सेल्स आउटपुट बेचने की करते हैं, तो हमारा कई बार बिकता नहीं है क्योंकि हमने प्राइसिंग क्या पता ज़्यादा कर रखी हो। तो हमें ये देखना है कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट का पार्ट हुआ वो कम क्यों हो रहा है। तो हमने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा वेरिएशन किया, तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, उस प्राइस को स्टेबलाइज कर देंगे, यानी बिल्कुल फिक्स रख देंगे। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसीज टू सूट पर्टिकुलर circumstances by projecting the effect which different price structure have on cost and profits। देखिए जैसे आपने अभी एक एग्जांपल देखा, उसमें आपने क्या करा, सेलिंग प्राइस को 10% से डिक्रीज कर दिया, तो 10 रुपीज़ की जगह 9 रुपीज़ कर दिया। तो आपने देखा होगा कि उस केस में क्या हुआ, आपका पीवी रेशो चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट का पार्ट है वो चेंज हो गया। उससे आपके प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा प्राइस स्ट्रक्चर से, वो आपको पता चल जाएगा। तो जनरली ये बोल रहा है कि इन डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर के थ्रू, कि अगर हम सेलिंग प्राइस कम करके देख रहे हैं, बढ़ा के देख रहे हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या हम बोल सकते हैं कि देखिए पीवी रेशो से क्या पता चला कि जो आपका पहले है ना 40% आ रहा था, अब 33.33% आ रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया। ठीक है, लेकिन उसके थ्रू आपकी सेल पे क्या असर हो रहा है कि आपकी सेल तो टोटल में ज़्यादा नहीं हो रही, जिससे आपके प्रॉफिट पे असर हो रहा होगा। तो क्या पता प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि फिफ्थ में एज प्री डिटर्मिंड ओवरहेड रेट्स आर रिलेटेड टू सेलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप इज नेसेसरली इन ऑर्डर टू नो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट विच कुड बी चार्ज टू प्रोडक्ट कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन। आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई फैक्ट्री ओवरहेड है, वो किसके बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हो रहे हैं या प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं।
अगर हमने बोल दिया कि कोई हमारी कॉस्ट लगी जो मशीनरी से रिलेटेड है, तो मशीनरी के आवर्स कितने थे या किलोवाट आवर्स कितने थे, तो जनरली उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, पर आवर के बेसिस पे बांट देते हो। अगर हम लेबर कॉस्ट बोलेंगे, उसमें डिवाइड क्या कर देंगे, लेबर आवर करेंगे, तो पर आवर की लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओवरहेड को देख रहे हैं कि पर्टिकुलर लेबर पे कितनी रेट लग रही है, कि पर आवर की लेबर रेट क्या है, ताकि एक तरीके से हमें आइडिया मिल जाए। स्टैंडर्ड पहले से हमने तय कर दिया। तो जैसे ही प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, सेलेक्टेड वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो जब भी हम कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो हम पहले से ही पता कर पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है, अलग अलग ऑपरेशन से रिलेटेड, ताकि हम उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज कर सकें। जो भी हमारा एक्चुअल में खर्चा होगा, ओवरहेड होगा, उसको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज कर सकते हैं कि हाँ यार, ए प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी लग रही है, बी की इतनी लग रही है, सी की इतनी लग रही है। जैसे आप सेल मिक्स की बात करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि किस कॉस्ट को किस पे बांटना है। फिर आपको दे रखा है एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट। देखिए, अब आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की बात कर रहा है, तो इसमें जनरली क्या आएगा, वही जो मैंने आपको बताए थे, अलग अलग मेथड होते हैं, एल्जेब्रिक भी होते हैं। इसके अलावा आपको बताया कि आपका इक्वेशन वाला पार्ट भी आता है, एल्जेब्रिक में ही आता है वैसे तो, कंट्रीब्यूशन और इक्वेशन। इसके अलावा आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाले भी आते हैं। तो जो आप देखोगे कि जनरली दोनों मेथड जो आपने कवर किए, उसके थ्रू आपको क्या पता चला, एक तो फॉर्मूला बेस पता चल गया और एक आपका डायग्राम बेस पता चल गया। जनरली चार्ट के थ्रू कोई भी समझेगा तो नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है, क्योंकि उसको मैंने बता दिया कि भाई देखिए, सेल की लाइन है और ये क्या है, टोटल कॉस्ट की लाइन है, तो वो आराम से समझ जाएगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या होगा, उसको समझना पड़ेगा, और पर्टिकुलर फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, एक तरीके से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स डिटेल एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन। द चार्ट विजुअलाइजेज द इन्फॉर्मेशन वेरी क्लियरली एंड ए ग्लांस एट द चार्ट गिव्स ए विविड पिक्चर ऑफ द होल अफेयर्स। इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन भी देखेगा, तो उसको बिजनेस की सारा ओवरव्यू दिख जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि 2000 यूनिट पे कितना निकल के आ रहा है, 4 पे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि सेल्स की लाइन ग्रोथ करते हुए दिखा रही है, साथ में उसके साथ कॉस्ट की लाइन भी दिखा रखी है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। अगर वो सोचेगा कि यार सेल की लाइन बढ़ा देते हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, तो जो जो प्रॉफिट का पॉइंट वो कम दिख रहा था या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, वो आपको ज़्यादा दिखने लग जाएगा। तो वो वैसे सोच के भी चल सकता है, ठीक है, यानी नॉर्मल पर्सन भी समझ सकता है। द इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए सिंपल फॉर्म एंड देयर फॉर इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल इवन टू ए लेमन। मतलब नॉर्मल पर्सन यानी नॉर्मल आदमी हम जैसा, वो भी समझ जाएगा अगर मैं समझाऊंगा, ठीक है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन चार्ट्स बिसाइड्स द लेवल ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए क्या बोल दिया, डिफरेंट प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चल जाएगी किसके थ्रू, ब्रेक इवन चार्ट्स के थ्रू। तो अलग अलग, जैसे ए प्रोडक्ट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया, सी प्रोडक्ट हो गया, सबका आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए की लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग होगी, बी की अलग होगी, 20, 30, 40, 50 जो भी है, सी की अलग अलग होगी, तो आपको अलग अलग। तो इसका मतलब लिमिटेशन में क्या बोल सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप एक चार्ट नहीं बना सकते हो, वो टिपिकल रहेगा। अगर बनाओगे भी तो मल्टी प्रोडक्ट में मैंने आपको बना के बताया था, लेकिन वो क्या एक तरीके से टिपिकल हो गया। उसमें जनरली क्या करोगे, जब आप मल्टी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको अलग अलग, मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिविटी का पार्ट पता नहीं चलेगा कि 2000 पे कितना होगा, 4000 पे कितना होगा, तो ए का अलग पता नहीं चलेगा, बी का अलग पता नहीं चलेगा, सी का अलग पता नहीं चलेगा। तो ये एक लिमिटेशन भी हो गई। यहाँ पे हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं वैसे तो। द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजरल डिसीजन रिगार्डिंग टेम्पररी और परमानेंट शटडाउन ऑफ बिजनेस और कंटिन्यूएशन एट ए लॉस कैन बी सोल्व बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर आपने चार्ट देखा हो तो आपको पता है कि जहाँ पे आपका पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा था, इसके नीचे लॉस का पॉइंट था, तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे देख रहे हो तो आपने चलो एक शटडाउन पॉइंट भी तय कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे कि ये शटडाउन पॉइंट है। अगर इससे नीचे पार्ट जाता है तो हमें बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो अनअवॉइडेबल है, वो हमने हटा दी, लेकिन जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है वो भी इंकर होती जा रही है। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी इंकर होती जा रही है, उसको हम अवॉइड ही नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम अपनी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इस केस में लॉसेस का पार्ट ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। थर्ड क्या बोल दिया, इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ग्राफ लेजिबली। अब देखिए जनरली ये बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग आपको पता चल जाएगी अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। तो जनरली मैंने आपको वो कर्व के थ्रू या चार्ट के थ्रू आपको बना के बता दिया। या आप देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो, और स्टेटमेंट के थ्रू आपको अलग अलग पता चल जाएगी कि हाँ यार, अगर 2000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर 4000 का है तो उस केस में क्या है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है चार्ट की हेल्प लो, बिना चार्ट के थ्रू स्टेटमेंट की हेल्प भी ले सकते हो। द ब्रेक इवन चार्ट शो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट।
इफ़ द कॉस्ट आर हाई इट इंड्यूसेस मैनेजमेंट टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच कॉस्ट। तो उस केस में क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यार फिक्स कॉस्ट मेरी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसी मशीनरी का यूज़ करना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। मेरे अगर मैंने परमानेंट वर्कर रखे हैं तो उसमें से कुछ को रिट्रेंच कर लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि मेरी कुछ कॉस्ट कम हो जाए। मैं ऐसी मशीनरी यूज़ करूं जो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छे निकाले और वेस्टेज क्या हो, कम हो, तो आगे मैं सारा का सारा ध्यान दूंगा। तो फिक्स कॉस्ट एक तरीके से इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कंपेरेटिव प्लांट एफिशिएंसी कैन बी एनालाइज थ्रू द ब्रेक इवन चार्ट। वही कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम आएगी, तो वो किसके थ्रू आएगी, या तो वेरिएबल कॉस्ट कम कर दूँ, या जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है वो अपना कम कर दूँ। कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज करूँ, 60% पे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है या 80% पे ज़्यादा आ रहा है। वैसे प्लांट की बात कर रहा हूँ तो पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी कौन सी अच्छी है मेरी, तो उसके हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ। ठीक, तो ये बोला द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट इज इंडिकेटेड बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट लाइन एंड सेल्स लाइन। जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट जो मिलता है जनरली वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट और सेल्स लाइन को जहाँ पे मिलता हुआ पार्ट बनता है वो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, और जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसके थ्रू एक तरीके से आपको पता चल जाता है कि क्या आपकी एफिशिएंसी है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब लिमिटेशन का पार्ट दे दिया। देखिए लिमिटेशन में क्या बोल दिया, दो ब्रेक इवन एनालिसिस हैज ग्रेजुअली बिकम सर्विस टूल फॉर मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट द यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे पहले क्या बोल दिया, फिक्स कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात कर रहे हो तो आप लॉन्ग रन के लिए अगर बिजनेस चलाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाती है। इसका मतलब आप एक और प्लांट परचेज करोगे, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो तो आप पूरे की पूरी क्या करोगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो उसमें आपकी कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी क्या बन जाएगी, आपकी वेरिएबल हो जाएगी। जबकि हम क्या मानते हैं अजम्पशन में कि फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये गलत हो गई। एक तो लिमिटेशन एक तरीके से डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज वेरी प्रोपोर्शनेटली। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी सेल मतलब आउटपुट अगर मेरा 20% बढ़ गया, मैं देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा आउटपुट 20% बढ़ गया तो 1,00,000 रुपीज़ की सेल थी, तो इसका मतलब मेरी 1,20,000 की हो जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 40% थी सेल की, तो वेरिएबल कॉस्ट 40,000 थी। तो ये 120 का 40% ये जनरली हम बोलते थे बार बार, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे ये 1,00,000 से 1,20,000 और ये 40 से 48 हुआ मतलब 20% चेंज हुआ, ज़रूरी नहीं है वेरिएबल कॉस्ट 20% चेंज हो। क्या पता वो ज़्यादा हो रही हो 25%, ठीक है 30% हो रही हो। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इन्फ्लेशन का दौर है, तो अब उस केस में क्या होता है कि जो लेबर आज डिमांड कर रहा है पर यूनिट की, मतलब पर लेबर की जो कॉस्ट लग रही है, क्या पता ज़्यादा हो जाए। जैसे मान के चलो कि कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको क्या मिलते थे 400 पर डे के लेबर को मिलते थे, लेकिन क्या पता अब अगले साल आपको उसको 500 देने पड़ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि उस केस में क्या होता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जरूरी नहीं है उस प्रपोर्शन में चेंज हो। ठीक, सेल्स रेवेन्यू डज नॉट ऑलवेज चेंज प्रपोर्शनेटली, और ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं सेल्स रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनली चेंज हो। फोर्थ, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैन नॉट मेजर द यूनिट सोल्ड इन एज मच एज मैनी अनलाइक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय द सेम एंटरप्राइज। देखिए जनरली इसमें यही बोल रहा है कि अगर आपको पता है कि आप पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे जो भी यूनिट ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए जो भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज बेच रहा है। तो अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो उस केस में ब्रेक इवन चार्ट की हेल्प नहीं ली जा सकती। इसी तरीके से बोल दिया कि अगर वो कई प्रोडक्ट बेच रहा है और उसका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है, तो एक पर्टिकुलर चार्ट पे आप नहीं बना सकते। तो ये बोला ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी व्हेन द बिजनेस इज सेलिंग मैनी प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन। तो उस केस में जनरली क्या करोगे, आप कंबाइंड निकालने की करोगे, ओवरऑल पार्ट निकालने की करोगे, तो भी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये और पॉइंट दे रखे हैं, तो टोटल मिला के 11 पॉइंट है। अपना ये कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इनकम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन सेल। ठीक है, सो दैट चेंज इन इन्वेंट्री वुड नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इनकम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, सारा पार्ट किसकी वजह से बोला, सेल्स में चेंज होने की वजह से इनकम इन्फ्लुएंस होती है। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाया गया। जब भी आपने अजम्पशन देखी तो क्या बोला, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपका चेंज नहीं होता, यानी जनरली हम क्या बोलेंगे, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतना हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं।
तो इसका मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। जबकि आपको पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी अगर क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, अगर ओपनिंग है तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। तो इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का चांस तो होगा ही होगा। ये बोल रहा है इफ मार्जिनल कॉस्टिंग यूज्ड दिस अजम्पशन वुड होल्ड गुड बट इन अदर केसेस चेंज इन इन्वेंट्री विल अफेक्ट इनकम। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉक के पार्ट को जनरली क्या करते हो, कंसीडर क्या करते हो, बाद में कवर करते हो। आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड करते हो तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यूड करते हो वो आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही करते हो, आप फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के चांस होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे तो ये अजम्पशन सही रहेगी, लेकिन बाकी सारे केसेस में यानी एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड, बजटरी कंट्रोल, जिसमें आप फिक्स कॉस्ट के एब्जॉर्प्शन के पार्ट को भी लेते हो, तो उस केस में इन्वेंट्री का पार्ट तो अफेक्ट होगा ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, आपको ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। तो बोल रहा है अदर केसेस में चेंजेस इन इन्वेंट्री विल अफेक्ट इनकम बिकॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्शन रादर देन सेल्स। क्योंकि जब भी हम ओवरहेड की बात करते हैं, यानी जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं, तो हम प्रोडक्शन के बेसिस पे देखते हैं, ना कि सेल्स के बेसिस पे देखते हैं। ये याद रख लेना, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है 7th पॉइंट में कंडीशन ऑफ ग्रोथ और एक्सपांशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अज्यूम्ड अंडर ब्रेक इवन एनालिसिस। In actual life of any business organization, the operation undergoes a continuous process of growth and expansion. तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि हम पर्टिकुलर उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं कि हम 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सिर्फ 10,000 यूनिटी बना सकते हैं। 80% पे कितना बनाएंगे, 8,000 ही बनाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट है, मशीनरीज में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो आपको पता है कि एक्सपांशन होगा, ग्रोथ होगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो उस केस में उसी 100% कैपेसिटी पे आप 12,000 यूनिट भी बना सकते हो। लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस में इस पार्ट को लिया नहीं जाता, क्योंकि अजम्पशंस देखिए आपको पता चल जाएगा सारा पार्ट, ठीक है। जबकि एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा ग्रोथ और एक्सपांशन का पार्ट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहता है। 8th पॉइंट में बोल दिया ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन ए सिंगल ब्रेक इवन चार्ट। इफ वी हैव टू स्टडी द चेंज ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, ए नंबर ऑफ चार्ट विल हैव टू बी ड्रॉन अप। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर बहुत सारे चार्ट बन गए, बहुत सारी दिक्कत, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, हर चार्ट को अलग अलग देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर 9th में क्या बोलते हैं, इवन सिंपल टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स कैन सर्व द पर्पज विच इज सर्व बाय ए ब्रेक इवन चार्ट, हैंस देयर इज नो नीड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा थ्रू ए ब्रेक इवन चार्ट। देखिए ये बोलना चाहता है कि अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जैसे ये वाला, ये बताया, तो आपको ये सिंपल टेबल दिखी। अब इस टेबल के थ्रू भी आप पता कर सकते थे कि देखिए 96, 80, 1,04 और 1,20, तो आप बोल सकते हो 1,12 और 60 ये गैप आ गया, यहाँ पे गैप पास आता जा रहा है, तो इनके बीच में हो सकता है। तो आप क्या कर सकते थे, एक 5,000 यूनिट का एक और पार्ट बनाते, तो क्या पता आपको क्या मिल जाता, एक है ना ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता, कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, आपकी सेल के इक्वल है। तो एक तरीके से बोल रहा है कि कभी कभी आपको टेबल के थ्रू भी समझ में आता है, आपको चार्ट को समझने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप चार्ट अलग से बनाओगे, आपका एफर्ट भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और आप टेबल भी बना के बैठे हो, दोनों पार्ट करके बैठे हो, इसलिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सिंपल आपको किससे समझ में आ जाएगा, टेबल के थ्रू भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो सिंपल टेबुलेशन से हो जाएगा। फिर आपको 10th में बोल रखा है द चार्ट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ए लेमन इफ द नंबर ऑफ लाइन्स और कर्व्स डिपिक्टेड ऑन द ग्राफ आर लार्ज। देखिए मैंने आपको समझाया तो आप समझ गए, लेकिन अगर आप पहली नज़र से खुद देखते हो और बहुत सारी लाइन आपको दिखती है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या क्या दे रखा है। तो नॉर्मल पर्सन कभी कभी क्या होता है, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है समझना ना, अगर बहुत सारी लाइन और कर्व्स नोट किए गए, जो कि इकोनॉमिक्स में कईयों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्व्स, लाइन ये ड्रॉन होते हैं। ठीक, द चार्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बेसिस फॉर कंपेरेटिव एफिशिएंसी बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जनरली आपको टेबल के थ्रू पता चलेगा, वो चार्ट के थ्रू कम समझ में आएगा। तो जब भी कंपेरेटिव एफिशिएंसी देखनी है तो आपको टेबल का पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रेक इवन एनालिसिस कभी कभी क्या होता है, आपको हेल्प नहीं करता। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। मैंने जहाँ तक कोशिश करी कि आपके सारे पार्ट कवर हो जाए, इसमें कुछ भी अगर पॉइंट रह जाते तो आप बता देना, वो एक्स्ट्रा पॉइंट में बाद में कवर कर लेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से सारा का सारा ज़्यादातर पार्ट इसमें हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।